एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। पहले खबर थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार मई के पहले हफ्ते में होगा, लेकिन लॉकडाउन फेज 3 के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। पर अब विधायकों की दौड़ से एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को बल मिल गया। जल्द ही बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा। इसी बीच बीजेपी विधायक कुंवर विजय शाह और ऐदल सिंह कंसाना प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। नेताओं के बीच गुफ्तगू हुई, लेकिन क्या ये कहना मुश्किल है। गौर हो कि बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल मुख्यालय समिधा पहुंचकर संघ के नेताओं से विचार विमर्श किया, तो इसके साथ ही की थी मुलाकात राज्यपाल से। अब माना जा रहा है कि लॉकडाउन 3 की अवधि खत्म होने के बाद शिवराज की नई टीम बन जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार करने का जहां तक सवाल है, मुख्यमंत्री शिवराज जी का संवैधानिक अधिकार और वो इसके बारे में स्पष्ट संकेत दे भी चुके हैं, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर वो भी संभावित है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करके जो नाम तय करेंगे और जब जिस तिथि में शपथ होगी सबके सामने आ जाएगा। भले ही बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार करने का एकाधिकार शिवराज को बता रही है, लेकिन पूर्व मंत्री इमरती देवी ने खुद को मंत्री बनने और सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनने का दावा किया। इधर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट और दावों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या जल्दी पड़ी। जब हमें जल्दी नहीं है तो उन्हें क्या की जल्दी है। बीमारी है, महामारी है, जान है तो जहान है। इतनी जल्दी उन्हें क्यों भड़बड़ाहट है। बना लेंगे सरकार, बन जाएंगे सब मंत्री। अगर कोरोना नहीं फैलता तो वो तो जब ही बन जाते, और जब फार्म डरे 10 दिन बाद ही बन जाते। जमकर विरोध है, जमकर अंतरकला है, जमकर गुटबाजी है आज भारतीय जनता पार्टी में, जिसके चलते न मंत्रिमंडल विस्तार कर पा रहे हैं और न ही ये कोई सही काम कर पा रहे हैं। बार बार तारीखें आती हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, जो नहीं हो पाता, क्योंकि सिंधिया गुट भी इनमें सम्मिलित है। कई गुट भाजपा में हो गए हैं, जो गुटबाजी का शिकार हो रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरा सकती है कोरोना में, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना सकती। सियासी अंदर खानों से तस्वीर साफ है कि मंत्री बनने और आगे बढ़ने की ख्वाहिशें सबकी अपनी अपनी हैं। गौर हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने कांग्रेस से बागी होकर भाजपा को समर्थन दिया था। ऐसे में अब एक बार फिर जिम्मेदारी और चुनौती शिवराज के सामने होगी, जब अपनों के साथ साथ नए नए परिवार में आए नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आखिर विस्तार कब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को मिलेगी जगह? शिवराज की नई टीम में जातीय समीकरण साधने पर रहेगा जोर। सिंधिया समर्थकों के मंत्री बनने के दावों का आधार कितना मजबूत? मंत्रिमंडल विस्तार में संघ का दखल क्या दिखेगा? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। निश्चित रूप से यह सवाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बार बार उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। इस प्रकार की भी बातें सामने आ रही हैं कि शिवराज जी के सामने असमंजस है, भ्रम की स्थिति है, अन्य तमाम प्रकार की बातें इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। लेकिन यह देखना भी बेहद जरूरी है कि शिवराज जी इन्हीं परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने हैं। सिंधिया समर्थक हों या सिंधिया जी की रायशुमारी हो, संघ की रायशुमारी हो, वरिष्ठ संगठन की सहमति हो, विधायक दल का समर्थन हो, ये वो कारक हैं जिनने इन्हीं परिस्थितियों में शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो शिवराज जी के लिए ये परिस्थितियां कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ही विषम हो। हाँ, ये जरूर है कि एक
समीकरण और संतुलन साधने की कवायद है। मंत्रिमंडल के विस्तार की एक सीमित संख्या है, तो किसको कौन सा स्थान दिया जाए और कौन सा विभाग दिया जाए, ये भी एक कहीं ना कहीं सोचने समझने की बात है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो निश्चित रूप से वो अपने मंत्रिमंडल का भी विस्तार करेंगे। लेकिन जब तक ये विस्तार नहीं होता है, ये कुछ ना कुछ अटकलों को जन्म देता रहेगा। जिस प्रकार से सिंधिया समर्थक जानी जाती हैं इमरती देवी, उन्होंने कहा कि अगर ये समस्या नहीं होती तो अभी तक सबके सब मंत्री बन चुके होते। तो उनको एक आश्वासन तो कहीं से होगा जिस आधार पर वो ये बात कह रही हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अजय सिंह यादव जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अजय सिंह जी से कर लेता हूं। अजय जी, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी का वैसे विशेषाधिकार है, लेकिन कांग्रेस बार बार इस विशेषाधिकार के मूल में, इसकी जड़ में अंतर्कलह या असमंजस की संभावनाएं देख रही है, इसलिए ये सवाल पुरजोर तरीके से उठा रही है। आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आपको कुछ पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज मिलने वाली हैं? देखिए नवीन जी, मंत्रिमंडल विस्तार केवल मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार नहीं है, उनका संवैधानिक दायित्व है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता का हक है कि यहाँ मंत्रिमंडल होना चाहिए ताकि मंत्री प्रदेश की जनता की सेवा करें। लेकिन क्योंकि चुनी हुई सरकार नहीं है, जोड़ तोड़ करके बनाई गई सरकार है, इसलिए इस सरकार में सरकार गिराने के लिए जो वायदे किए गए वो इतने कठिन हैं जिन्हें पूरा अब शिवराज जी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सिंधिया जी के समर्थक जिस तरह से सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम सबको मंत्री बनाया जाएगा, सिंधिया जी भी केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बात को कहने से बचते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि सरकार गिराने के लिए बड़े बड़े वायदे किए गए, आश्वासन दिए गए, और अब जब सरकार गिरा के शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए और वो वायदे पूरे करने का समय आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंतर्द्वंद है। क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि 10 से 15 तो सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनना है, तो फिर भाजपा के नेताओं के लिए मंत्रिमंडल में जगह नहीं बचेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विखंडित हो गई है, और जिस दिन मंत्रिमंडल बनाएंगे उसी दिन से इस सरकार की उल्टी गिनती भी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है नवीन जी, मैं चाहता हूँ कि ये एक गठबंधन की सरकार की तरह चल रही है। भाजपा के 107, सिंधिया जी के 22 विधायक जिनने सरकार गिराने का काम किया। तो गठबंधन की शर्तें सार्वजनिक होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि इन लोगों ने जो सरकार बनाई है तो क्या गठबंधन शर्तें हैं, कितने लोगों को मंत्री बनाना है, कितना बड़े बड़े आश्वासन दिए गए हैं। तो वो चीजें जानना जनता का हक बनता है। समझ लेता। इसका प्रभाव सीधा सीधा मध्य प्रदेश पे पड़ रहा है। यहाँ मंत्रालयों में परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं है, प्रमुख सचिवों के ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन मंत्री की आवश्यकता नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति किसी राज्य में नहीं होगी। जी समझ लेता हूं। संवैधानिक दायित्व भी है मंत्रिमंडल का विस्तार सिसोदिया जी, और चूंकि जैसा ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है और समस्याएं हैं, इस वजह से नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेस का हमारे जो प्रवक्ता महोदय आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उनको आरोप लगाना भी चाहिए, क्योंकि अब उनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। जब वो सरकार में थे तो वो उनके ही लोगों की कदर कर नहीं पाए, वो उनके ही लोगों को संभाल पाए नहीं, और अब जब वो सरकार से बाहर है, विपक्ष के रूप में है, तो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाने के काम कर रहे हैं। मैं मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूं कि ये सरकार चुनी हुई सरकार है। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिले हैं तो उस मत का प्रतिशत और मत की कुल टोटल संख्या देखेंगे तो कांग्रेस से हमको ज्यादा मिले हैं। कुछ अंक आपके पास ज्यादा थे जो कि इस्तीफा देके आपके यहाँ से जा चुके हैं। अब जो भी लोग हैं वे न सिंधिया के समर्थक है और न किसी गठबंधन के सदस्य है,
वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वे लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो विशाल परिवार है, इस परिवार ने उन सब अपने भाइयों को अपने साथ लेने का काम किया है। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का काम है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होने के साथ साथ में संविधान प्रदत्त अधिकार है। और संविधान की शपथ लेकर जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो संवेदनशीलता ये कहती है कि पहले अगर इस मध्य प्रदेश के अंदर ये जो 7.5 करोड़ जनता है, इस जनता को ये जो महामारी चल रही है, बीमारी चल रही है, वायरस है, इस कोरोना वायरस से बचाने का काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में प्राथमिकता अभी जो है इस महामारी से लड़ने की है, सरकार की प्राथमिकता भी यही है और दल और आम जनता की भी प्राथमिकता यही है कि कैसे हम हमारे भाई बंधुओं को इस महामारी से बचाएं। उस काम में हम लगे हुए हैं, सफलतापूर्वक लगे हुए हैं और कहीं न कहीं हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरे सुचारू रूप से कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और जैसा कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होगा, लॉकडाउन की समाप्ति के बाद होगा और किसी प्रकार की न कोई गुटबाजी है न कोई खेमेबाजी है। कांग्रेस अगर सिर्फ और सिर्फ यही सोच के बैठी है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में उनको कुछ मिलेगा, तो निराशा ही मिलने वाली है, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संस्कारित कार्यकर्ता है, विचार को लेकर आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ता है, यहाँ केडर बेस है। और जो मित्र अभी हमारे साथ आए हैं, जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर ठुकरा कर हमारे साथ आए हैं, वे भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ पूर्वक साथ निभाने के वचन के साथ आए हैं। जी मनोज जी, आपने दोनों लोगों को सुना है। भारतीय जनता पार्टी में वो घुल मिल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लंबी व्याख्या की है सिसोदिया जी ने, लेकिन मूल सवाल वही है कि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तब तक इन अटकलों को विराम नहीं मिलेगा। देखिए, अटकलें और मुझे लग रहा है थोड़ा और बढ़ने वाली है। और जैसे ही लॉकडाउन 4 यानी लॉकडाउन 3 में तो मंत्रिमंडल का लॉक हो गया और ये अभी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लॉकडाउन 4 यानी 17 तारीख के बाद जैसे ही शुरू होगा, अब उसका किस तरह, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि नए नियम कायदे कानून के साथ लॉकडाउन 4 दिखाई देगा, तो उसके पहले नए नियम नए कायदे के साथ ये भी दिखाई देगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे। तेजी से मंत्रिमंडल में जाने वाले लोग चक्कर लगा रहे हैं, कभी नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ पहुंचते हैं, कभी शिवराज जी के यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा यदि कोई दफ्तर है, कोई बंगला है, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, जहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई पहुंचता रहता है। तो उससे ये समझ आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको रखें किसको ना रखें, लेकिन मुझे लगता है ये अधिकार कम दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा है। पुराने जो सीनियर्स लीडर्स हैं वो मंत्रिमंडल में दिखाई नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से जो बात कही जा रही है, इमरती देवी खुद ने कह दिया कि हमारे 10 लोग उसमें आने वाले, और बहुत स्पष्ट है कि 10 लोगों को लाना है तो फिर बाकी कौन आएंगे, 12 लोग। इसको लेकर दरअसल ये मंथन चल रहा है और मंथन से जो बाहर आने वाला है वो साफ हो जाएगा लॉकडाउन 4 में। अजय सिंह जी, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के संपर्क में हैं और अब कई बार परिस्थितियां बड़ी जटिल होती हैं, जैसे जहर को मारता है और सांप का काटा हुआ एंटी वेनम जो इंजेक्शन होता है, जो दवा होती है एंटी वेनम, वो भी जहर से बनती है। तो ये तोड़ का तोड़ ही निकाल रहे हैं क्या? वही सोच के बैठे हैं कि जिन्होंने जैसे ही आपके गए हैं 22, वैसे कुछ संख्या आप भी इनकी खिसका लेंगे जोड़ तोड़ करके? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं राजपाल सिसोदिया जी जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता से उम्मीद नहीं करता हूं कि वो भ्रम फैलाएं। हमारे देश की जिस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें नंबर वो माना जाता है जो संख्या होती है, ना कि मत प्रतिशत। तो कुछ हजार मत आपके कांग्रेस से ज्यादा आए तो आप चुनी हुई सरकार हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के तो कभी कांग्रेस से ज्यादा मत नहीं आए, फिर वो कैसे 7 साल प्रधानमंत्री बने रहे। इसलिए इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें।
आपको 108 सीटें मिली थी जो कि विपक्ष के लिए थी, हमें 114 मिली थी और हमें 7 लोगों ने समर्थन दिया था। इसलिए आप चुनी हुई सरकार तो कहीं से नहीं है। ठीक है, जोड़ तोड़ करके आपने बनाई है और हम उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं है, लेकिन वो जोड़ तोड़ की सरकार है। अब दूसरी बात देखिए, आपने जिस तरह से आज सरकार बनाई है, आपके कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है। विभिन्न कार्यकर्ता जो 30, 40, 50 सालों से इन नेताओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चल रहे थे, उन नेताओं से बिना पूछे, बिना उनकी राय जाने आपने इन नेताओं को पार्टी में लिया और ये नेता कह रहे हैं कि हमारी हाईकमान से बात हो गई है, लोकल नेताओं की कोई वजूद नहीं है, हमें टिकट भी पक्का मिलेगा और अब पार्टी में हमारा ही वर्चस्व रहेगा। इसलिए आपके उन नेताओं में निश्चित ही भगदड़ की स्थिति है और उनमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। मैं स्वीकार कर रहा हूं, कोई इसमें इंकार की बात नहीं है। आपके बहुत वरिष्ठ नेता, और जब वो नेता सामने आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस में आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी में धोखा मिला है। इस तरह की धोखेबाजी की उम्मीद नहीं की थी। जिनने स्वयं और उनकी पीढ़ियों ने भाजपा की सेवा की, उनके ऊपर उन प्रतिद्वंदियों को थोप दिया गया। इसलिए आने वाले समय में भगदड़ निश्चित होगी और कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को, जिनकी जनता में स्वीकार्यता है, जिनने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, ऐसे नेताओं का हम स्वागत करेंगे अगर ऐसे अच्छे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, जो कि आगामी समय में निश्चित ही जुड़ेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में इस जोड़ तोड़ की सरकार से प्रदेश की जनता का जो नुकसान हो रहा है वो रोका जाना चाहिए। आप कोरोना की बात करते हैं, देश में चौथे नंबर मध्य प्रदेश, डेथ रेट्स में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर, 7.5% मृत्यु दर मध्य प्रदेश में कोरोना में। ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, 100 से ज्यादा मजदूर घर नहीं पहुंच पाए और आपने क्या व्यवस्था करी, रास्ते में दुर्घटनाओं का शिकार हुए। मुझे बताइए उन अधिकारियों के ऊपर क्या जिम्मेदारी पूछ लेता हूं ताकि एक टर्न और हो जाए, एक टर्न और हो जाएगा। पूछ लेता हूं अजय जी, सिसोदिया जी, जोड़ तोड़ की सरकार है, संवैधानिक नहीं है, कांग्रेस अभी भी कह रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय, भले ही मुस्कुराते हुए अजय जी ने ये कह दिया वो जोड़ तोड़ की सरकार है, लेकिन मौका मिलेगा जो जोड़ तोड़ से चूकेंगी नहीं, हाव भाव वैसे ही दिख रहे हैं उनके। देखिए, कांग्रेस की तो अभी दुर्गति ये हो रही है कि जिन स्थानों पर उपचुनाव होना है वहां इनके बूथ पे बैठने वाले कार्यकर्ताओं पर टोटा है, वो नहीं मिल रहा है इनको। वास्तविकता तो यह है, ये कोरोना की इस लॉकडाउन में बैठे हुए अपने ऑनलाइन जो है ये सर्च कर रहे हैं, इनको लोग नहीं मिल रहे हैं। सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, जिनके दारोमदार पर कहीं न कहीं कभी न कभी उन क्षेत्रों में कांग्रेस लड़ती थी। तो निश्चित तौर पर यह रोष तो उनका स्वाभाविक है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने मान ली। बड़ा उपकार करा उन्होंने कि ये बात मानने का काम किया, क्योंकि वो तो उनका अगर बस चले तो आज भी वो उस स्वप्न में जी रहे हैं कि वो उन्हीं की सरकार चल रही हो जैसी। रहा सवाल कमलनाथ जी की सरकार के समय पर कोरोना के प्रतिबंध, कोरोना के लेकर क्या प्रतिबंधात्मक उस समय कार्रवाई और क्या कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई, ये वे नहीं बताएंगे। ये उस समय आईफा वार्ड में लगे हुए थे, उस तैयारी में ये इंदौर में बैठकें करते थे, पर कोरोना की आहट इनको समझ में नहीं आ रही थी। जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने संवेदनशीलता के साथ उसी रात, जिस रात को शपथ ली थी, उसी रात को जाकर वल्लभ भवन में बैठकर और लगातार एक बार और आता हूँ मनोज जी, कार्य योजना मनोज जी कलहे में, और उसी की बदौलत है कि आज मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं स्थिति नियंत्रण में आई है। जी मनोज जी, कलहे में जी आता हूँ राजपाल जी, आता हूँ राजपाल जी आपके पास। कलह में सृजन की संभावनाएं दिख रही हैं, मतलब परिवारों के अंदर कलह होती थी तो विघटन होता था, सामान्य बात है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति का जो रस हो गया है कि अब दूसरे के परिवार में अगर विघटन है तो उस विघटन से टूटे रूठे लोग अपने परिवार में जोड़ने की कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस रास्ते से सरकार बना ली है, कांग्रेस भी अभी पूरा मोर्चा खोल के बैठी है, कांग्रेस ने अभी हार नहीं मानी है। अभी भी कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी ने तो बाय कैटेगरी सुरक्षा भी दे दी है, और सुरक्षा ही इसलिए दी है कि जो सोचकर बैठी है कांग्रेस कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए, तो सुरक्षा पूरे घेरे में है। यदि वो सोच रहे हैं तो आने वाले दिनों में जो खबरें आ रही है
2-4 लोगों को और सुरक्षा मिलने वाली। तो जो असुरक्षित क्षेत्र है जिसकी उम्मीद करके अजय यादव जी बैठे होंगे, शायद ये बड़ा मुश्किल है। पर ये सच है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ी तेज सुगबुगाहट है और अंदर ही अंदर संविदा यदि जाना पड़ा मुख्यमंत्री जी को, हालांकि जाते रहते कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस बीच में राजभवन जाना, संविदा जाना और फिर नरोत्तम मिश्रा जी के आज पुनः हमने फिर देखा कि विजय साहब पहुंचे, ऐंदल सिंह कंसाना पहुंचे। तो ये लॉकडाउन 3 के बाद की तैयारियां हैं, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और उसी ठीक नहीं होने को अजय यादव बार बार मुस्कुरा रहे हैं कि शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन बड़ा आसान नहीं है क्योंकि वहां बाय कैटेगरी की सुरक्षा लगी हुई है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, अजय यादव जी से समझ लेता हूं। अजय जी, अभी भी कांग्रेस की बैठकें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कमलनाथ जी लगातार बैठक कर रहे हैं, कल भी 7 बजे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक है और कल 7 बजे भी हुई है। हम भी सूत्रों के हवाले वाली खबरें रखते हैं। तो ये जो उठक बैठकों का दौर जारी है, ये अभी भी जोर आजमाइश चल रही है। मतलब कांग्रेस को ये बहुत स्पष्ट है कि जिन संभावनाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सृजन किया है, उन सब संभावनाओं से वो वापस सरकार का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी उपचुनाव होंगे, इन उपचुनावों में और मंत्रिमंडल विस्तार में उपजी आशंकाओं में, आक्रोश में आप एक समन्वय बैठा लेंगे और उसके रास्ते वापस सत्ता की तैयारी करेंगे? देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जब भी उपचुनाव होंगे वापसी तो कमलनाथ जी की होना ही है। इन विधायकों ने जो दगाबाजी की, जनता से जनादेश लिया था शिवराज जी के खिलाफ, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इनमें से कुछ विधायकों की वो स्थिति है कि वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि कुछ विधायक तो भाजपा से कुछ दिनों बाद दोबारा डील करेंगे कि हमारा टिकट भी काट दो, कुछ पैसा और दे दो। इन विधायकों की इतनी खराब स्थिति है। चलिए समझ लेता हूँ, इसलिए समझ लेता हूँ। बड़ी कमलनाथ जी की वापसी होगी। बड़ी संक्षिप्त भाषा में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है सिसोदिया जी। वापसी भी होगी और जब भी उपचुनाव होंगे वापसी होगी और विधायक जा नहीं पा रहे हैं। बड़ा मतलब इनके पास आधार तो मजबूत है। देखिए, कमलनाथ जी जो बैठकें कर रहे हैं नेताओं के साथ, वो बैठक तो इन बातों पे डैमेज कंट्रोल हो रहा कि उन्होंने ये कह दिया कि दिग्विजय सिंह ने मुझे मुगालते में रखा और सरकार चली गई। तो वो जो बोल वचन कर रहे हैं, उन बोल वचन की भरपाई करने के लिए वो बैठकें कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे मित्र कह रहे थे कि बहुत बुरी हालत है, बहुत सारे लोग क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं, हार रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं, ऑनलाइन बैठकें हो रही है। जी, ऑनलाइन एक विधानसभा भी हो रही है कि जहाँ जहाँ उपचुनाव होना, वहाँ सब जगह हमारा संगठनात्मक स्ट्रक्चर बन चुका है, हमारे जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारे पेज प्रमुख बन चुके हैं और अब तो पेज प्रमुख में जहां 11 की सोसाइटी थी, समिति थी, 21 की समिति थी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आप पेज हो गई है पन्ना, क्योंकि वो समर्थक भी आ गए हमारे साथ। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। समर्थक थे, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, वो भी हमारे साथ आए। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। अब कुनबा बड़ा हो गया है, अब पेज और पन्ना तक तो पिछले चुनाव में ही थे, अब तो आप लाइन प्रभारी बनाओ, है ना। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मनोज जी, कांग्रेस को उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी अपने कुशल संगठन और अनुशासन के बलबूते ये समझने और सोचने के लिए बहुत ज्यादा विवश नहीं दिखाई देती कि वो इस स्थिति को मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसने ये शुरू किया तो उसने ये सब आकलन किया होगा। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में अनुशासन और इन सब का पाठ पढ़ाना ठीक नहीं है। आक्रोश और कलह का अगर भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया है तो कांग्रेस भी फायदा उठाए। देखिए, स्वाभाविक है, 24 सीटों पर चुनाव होना है तो हर कोई व्यक्ति जो मैदान में होता है वो इस उम्मीद में रहता है कि शायद बाजी मेरे हाथ में होगी, मैच मैं जीत जाऊंगा, और कांग्रेस भी वही कर रही है। कांग्रेस के पास जब कमलनाथ जैसे दिग्गज लीडर है जिन्होंने एक बार तो करके दिखाई दिया था, 15 साल तक सरकार रही और सरकार बनाने में सफल रहे, वो बात अलग है कि अपने अंदर की कलह को नहीं समझ पाए और उनके जो चार्मिंग लीडर थे वही छोड़कर चले गए। और यही सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के सामने 2024 जो चुनाव होना है 24 सीटों पर, वहीं जाकर दिक्कत खड़ी होने वाली दोनों तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के सामने वही है कि जिन लोगों को टिकट बीजेपी देने वाली है, तो क्या बीजेपी के लोग आगे चलकर दिक्कत पैदा करेंगे, और यही मंत्रिमंडल विस्तार की देरी का कारण बन रहा है। पर मंत्रिमंडल विस्तार करना है और शिवराज जी की कितनी चल रही वो भी हमें दिख रहा है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
तो मध्य प्रदेश में जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता तब तक इससे जुड़ी चर्चाओं का विस्तार होता रहेगा। शिवराज जी की क्षमताओं पर और शिवराज जी की जो वर्तमान परिस्थितियां उन पर तमाम सारे राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि इन्हीं परिस्थितियों के बीच शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच उनके नाम पर सहमति बनी है और तमाम सारी परिस्थितियों पर सहमति और समन्वय बना लेना यही शिवराज जी की खूबसूरती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार जैसा एक कठिन लक्ष्य अभी शिवराज जी के सामने है और उसके बाद उपचुनाव, और अगर ये दो अवरोध शिवराज जी ने पार कर लिए तो शिवराज जी के सामने इस कम से कम इस सत्र के लिए तो कोई संकट नहीं है और एक लंबा वक्त उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से मिलेगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे हैं IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।